स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 1 अप्रैल 1935, सी 15 अगस्त 1947, डी 8 अक्टूबर 1932। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8 अक्टूबर 1932। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, जो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है? ए भारतीय मोर, बी बस्तर पहाड़ी मैना, सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डी भारतीय गिद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बस्तर पहाड़ी मैना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है, जो उद्यान की समृद्ध पक्षी विविधता में योगदान देती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस गांव को विश्व के श्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ए घुड़मारस, बी कांकेर, सी कोरबा, डी बिल्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए घुड़मारस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ के घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इस गांव को इसकी सतत पर्यटन प्रथाओं और सौर ऊर्जा आधारित पहलों के लिए यह मान्यता प्राप्त हुई, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता, डी रांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रांची। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक झारखंड के रांची में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस बैठक में विकास, सुरक्षा और बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल से जुड़े विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म चक्र प्रवर्तन के महत्व को सही रूप में समझाता है? ए यह बुद्ध के जन्मदिन का प्रतीक है, 2 यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्मरण कराता है, सी यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश का अवसर है, डी यह वह दिन है जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह उस अवसर को चिन्हित करता है जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 19 और 21, बी अनुच्छेद 25 और 28, सी अनुच्छेद 32 और 226, डी अनुच्छेद 14 से 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 25 से 28। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के अधिकार, अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर से मुक्ति, अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने का अधिकार किस संगठन को है? ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, सी प्रवर्तन निदेशालय, डी आयकर विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रवर्तन निदेशालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ए फोकस, बी भूकंपीय छाया क्षेत्र, सी भ्रंशल रेखा, डी उपकेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपकेंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है और यहीं पर भूकंप का कंपन सबसे अधिक महसूस किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जो ठोस, द्रव्य और गैस के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। 2 एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो ठोस और द्रव दोनों में से होकर गुजर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है।
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, वास्तव में अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और इनमें ठोस, द्रव और गैसों में गमन करने की अद्वितीय क्षमता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें माध्यम में संपीड़न और विरलन शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। अतः कथन 1 सही है। एस तरंगे, जिन्हें द्वितीयक या अपरूपण तरंगे भी कहा जाता है, वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिसका अर्थ है कि कणों की गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। हालांकि ये केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गुजर सकती है। द्रव्य और गैसें एस तरंग संचरण के लिए आवश्यक अपरूपण प्रतिबलों को सहन नहीं कर सकती, इसलिए एस तरंगे उनसे होकर नहीं गुजर सकती। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वुलर झील को किस वर्ष रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था? ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।